वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए आज की क्लास है। और क्लास का जो टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी एज ए साइंस, अर्थात क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है। जैसा हमने कल की क्लास में हमने जाना कि व्हाट इज द यूज ऑफ कॉमन सेंस इन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में सामान्य बोध का क्या प्रयोग है, क्या यूज है उसका। तो कैसे सामान्य बोध एक सामान्य बोध है और सोशियोलॉजी एक वैज्ञानिक प्रविधि है या एक विज्ञान है। तो आज की जो क्लास है वो पूरी तरीके से इस पर आधारित है। हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इज सोशियोलॉजी एज ए साइंस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखो, कार्ल पियर्सन की एक परिभाषा का थोड़ा हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और कार्ल पियर्सन कहते हैं कि किसी भी विषय को विज्ञान कहना या न कहना वो मटेरियल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी प्रविधि पर निर्भर करता है कि अर्थात उस विषय में कौन सी प्रविधि यूज की जा रही है, क्या वो वैज्ञानिक प्रविधि वहां पर इस्तेमाल हो रही है, अर्थात साइंटिफिक जो मेथड है वहां पर यूज किया जा रहा है या नहीं। तो वो प्रविधि तय करती है कि वो जो विषय है वो विज्ञान है अथवा नहीं। तो सोशियोलॉजी एज ए साइंस हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके से केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, वैसा विज्ञान नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है। कौन कौन से बिंदु हैं जो ये तय करते हैं कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें जो कहा जाता है साइंटिफिक मेथड, अर्थात समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक विधि है क्या। तो आप ये समझ लीजिए, वैज्ञानिक विधि का मतलब होता है कि जब हम किसी भी घटना का अध्ययन करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके को अपनाते हैं तो वो वैज्ञानिक विधि का रूप में माना जाता है, जिसमें निरीक्षण है, परीक्षण है, अवलोकन है, वर्गीकरण है। ये सारे सिस्टमैटिक तरीके से उन जो डेटा के टूल्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस विधि को हम वैज्ञानिक प्रविधि कहते हैं। और वैसे भी जनरली जो परिभाषा है इसकी समाजशास्त्र की, उसमें आप लोग देखते होंगे कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो वहां पर भी क्या है कि ये समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन से यहां पर मतलब होता है कि जब हम किसी भी वस्तु का, किसी भी घटना का क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन वैज्ञानिक विधि कहलाता है या वैज्ञानिक विधि से किया जाने वाला अध्ययन कहलाता है। दूसरा इसमें आता है, इसको कहते हैं एम्पेरिकल रिसर्च, अर्थात इसको कहते हैं हम आनुभविक अनुसंधान। हिंदी में लिखेंगे इसको आनुभविक अनुसंधान। एम्पेरिकल रिसर्च या आनुभविक अनुसंधान का मतलब होता है कि हम जब कभी भी किसी भी घटना के बारे में समाजशास्त्र में जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पूर्व में किए गए अध्ययनों का भी जो अनुभव है उसको अपने अध्ययन में हम शामिल करते हैं। अर्थात हम उसमें देखने का प्रयास करते हैं कि पूर्व में इस विषय से संबंधित कौन कौन से अध्ययन किए गए हैं, कौन कौन सी रिसर्च की गई है। उन रिसर्च को ध्यान में रख करके ही हम नई रिसर्च को करते हैं। तो इसको कहा जाता है आनुभविक अनुसंधान। तीसरा आता है इसमें ऑब्जेक्टिविटी, या इसको हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता ये समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषता है। ऑब्जेक्टिविटी सामाजिक अनुसंधान या सोशल रिसर्च की सबसे प्रमुख विशेषता है, इसकी वस्तुनिष्ठता होना। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, दो शब्द हैं, ये दो टर्म है। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा होता है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब आप बिना बायस्ड हुए किसी भी विषय का आप अध्ययन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और उसका रिजल्ट आप देते हैं, परिणाम के बारे में आप बताते हैं, ये क्या कहलाता है, ये ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है। और जब आप बायस्ड हो जाते हैं, जब आप उस घटना में सम्मिलित हो जाते हैं, उसके एक पार्ट के रूप में शामिल होकर के जब आप उसका अध्ययन करते हैं, तो फिर रिजल्ट पूरी तरह से सही होगा इसकी गारंटी नहीं होती या कम होती है।
उसको सब्जेक्टिविटी कहा जाता है। तो सोशियोलॉजी सबसे ज्यादा जोर देता है ऑब्जेक्टिव। इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है जो जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक केस आ जाता है और उस केस में वो जज देखता है कि जो अपराधी के रूप में आया हुआ है वो उसका अपना बेटा है और वो बेटा किसी मर्डर केस में वहां वांछित है और सारे साक्ष्य उसके फेवर में है। फेवर मींस वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि उस केस का अपराधी यही व्यक्ति है। तो यहां पर देखिए, अगर ऑब्जेक्टिविटी के लिए वो जज अप्लाई करता है तो वो उसको एज ए मुजरिम ट्रीट करेगा और उसको भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो भी अधिकतम दंड बनता है वो दंड उसको देगा। तो ये माना जाएगा ऑब्जेक्टिविटी, या इसको हम कहेंगे वस्तुनिष्ठता। वहीं जब जज ये देखने लग जाता है कि ये अपराधी के रूप में जो व्यक्ति आया है ये तो मेरा बेटा है, मैं तो इसको वो सजा नहीं दे सकता जो मैं आम जो कैदी है या जो अपराधी है उनके लिए दे रहा हूं, तो फिर ये क्या है, ये बायस्ड हो जाता है व्यक्ति। इसको कहा जाता है सब्जेक्टिविटी। तो सोशियोलॉजी की ये प्रमुख विशेषता है कि इसके अध्ययन में हमेशा ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, ना कि सब्जेक्टिविटी। तो ये जो पॉइंट है ये इसको प्रमाणित करता है कि ये एज ए साइंस है। फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है कार्य और परिणाम संबंध। कारण और परिणाम संबंध। कार्य और परिणाम संबंध। तो समाजशास्त्र की एक प्रमुख विशेषता है ये कि उन घटनाओं के कारण पर ये बल देता है और जो परिणाम है उसको परिणाम को पहले से पहले ये बता देता है कि एक समय के बाद में इस तरीके के परिणाम इसके होने वाले हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र में ग्रामीण एरिया से नगरीय एरिया में जब माइग्रेशन होता है वहां पर, तो उन लोगों को नगर में पर्याप्त रहने के लिए जगह नहीं मिलती क्योंकि वो मजदूरी करने के पर्पज से आए होते हैं। वो झुग्गी झोपड़ियों में वो लोग निवास करते हैं, वहां पर वो लोग रहते हैं। जो व्यक्ति हैं वो काम पर चले जाते हैं या महिलाएं भी अक्सर काम पर चले जाते हैं, उनके बच्चे रह जाते हैं। तो बच्चे क्या है, ना तो उनको सही शिक्षा मिल पाती है, नहीं उनको सही परिवार का पालन पोषण मिल पाता है। इट मीन्स उनका सोशलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो उस घटना का जो कारण है, कारण क्या है, माइग्रेशन, बेरोजगारी, बेकारी, अशिक्षा, और उसका जो परिणाम क्या होगा, आगे चल के उस समाज में अपराधों की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि इस प्रकार के जो बच्चे होंगे वो आगे चल के समाज के लिए अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे, अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, बल्कि वो समाज के लिए एक निगेटिव धारणा वाले व्यक्ति होंगे। समाज को वो आगे नहीं बढ़ाएंगे बल्कि वो समाज के लिए एक मुसीबत बनकर खड़े हो जाएंगे। इसके बाद अगला आता है सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी अर्थात इसको कहा जाता है व्यवस्थित अध्ययन। इसमें व्यवस्थित अध्ययन ये हर घटना का व्यवस्थित अध्ययन करता है। कोई भी घटना है, व्यवस्थित अध्ययन का मतलब है कि जहां से घटना स्टार्ट हुई है और आज जहां पर है उसको प्रॉपर चैनल से लेके जाता है, प्रॉपर चैनल से लेके। जैसे आप देखेंगे कि जो स्टडी की जाती है, रिसर्च जो की जाती है ना, रिसर्च, तो उसमें पहले क्या होता है, पहले किसी भी समस्या को, पहले समस्या के बारे में चुनाव किया जाता है, समस्या का चुनाव, ठीक है। उसके बाद में उसके विभिन्न स्टेप को पार करते हुए, है ना, कि उसमें समस्या का चुनाव कर लिया, फिर आपने क्या किया कि उस समस्या से संबंधित क्षेत्र का निर्धारण कर लिया, फिर उसके बाद में आपने क्या किया कि उससे संबंधित जो पूर्व अध्ययन किए गए उनका अध्ययन किया, उनका विश्लेषण किया, फिर आपने उस घटना से संबंधित हाइपोथेसिस बनाई, फिर आपने उससे रिलेटेड डेटा कलेक्शन किया, फिर उनका टेबुलेशन किया, है ना, और फिर उसका जो डेटा है डेटा एनालिसिस किया, फिर आपने उसका परिणाम दिया। तो एक पूरा इसके अंदर क्या होता है, एक व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है इसमें जनरलाइजेशन एंड थ्योरी बिल्डिंग। ये घटना का सामान्यीकरण करता है, सामान्यीकरण एवं सिद्धांत निर्माण।
सामान्यीकरण एवं सिद्धांत निर्माण। देखो सामान्यीकरण का आप एक एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर किसी भी सामाजिक घटना है या सामाजिक कोई भी समस्या है, उस सामाजिक समस्या से 80% लोग मान लीजिए प्रभावित हैं, कहीं पर 80% लोग अगर मान लीजिए उससे प्रभावित हैं, तो समाजशास्त्र जनरलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पर सामान्यीकरण का कि ये 100% मान लेता है, 100%। अब इसका 100% का मैं आपको समझा दूं 100% को क्यों मान लेता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। सिंपल है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि कहीं पर किसी भी क्षेत्र में जहां पर मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, ठीक है, या 100 घर हैं, आप ऐसे मानिए यहां पर 100 घर हैं, इसमें से क्या हुआ कि बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में से 80 घर प्रभावित हो गए, 20 घर बच गए। लेकिन सोशियोलॉजी ने क्या किया, इसने इसको 100% मान लिया, 100%। जबकि आप कह रहे हैं कि यहां पर 20% बचे हुए हैं, है ना, ये शेष बच गए। प्रभावित तो 80% हुए, लेकिन यहां पर 100% मान लिए गए। उसके पीछे कारण है, कारण यह है कि 80% उसमें प्रभावित हो गए, वो सारे के सारे बाढ़ से प्रभावित हैं, 20% नहीं है। अब ये 80% लोग इन 20% की तरफ देखेंगे, अर्थात इनके पास जो रिसोर्सेज बचे हैं उन रिसोर्सेज पर भी यही मतलब ये 80% भी उन्हीं 20% पर डिपेंडेंट है। जबकि 20% के पास में ऑलरेडी इतने मेंबर्स पहले से अवेलेबल है, उनके पास इतना ही अनाज है जिससे कि उन 20 घरों का गुजारा भत्ता होगा। लेकिन ये 80 लोग बेघर हो गए, ये भी अब इधर ही अपेक्षा कर रहे हैं कि इनसे इनको कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो इससे क्या होगा, ये 20 भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी वो अनाज भरपेट नहीं मिल पाएगा, वो इनके अपने से वो इनके लिए अगर देंगे तो इसलिए सोशियोलॉजी मानता है 80% या उससे कहीं ज्यादा है तो उसको जनरलाइजेशन कहा जाता है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि उसको 100% मानता है और उसको 100% मान करके ही वो सिद्धांत का निर्माण करता है। और लास्ट है इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट, अर्थात इसका मतलब है सही माप। ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, सही माप। इसका मतलब होता है इसके पास में डेटा एनालिसिस के 3 तरीके होते हैं, एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, और तीसरा होता है इसमें मोड। मीन, मीडियन और मोड, अर्थात माध्य, मध्यिका और बहुलक। ये इससे डेटा का एनालिसिस करता है और वो सही परिणाम देता है, डेटा एनालिसिस करके वो सही रिजल्ट देता है। तो इस तरह से इन बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चूंकि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक प्रविधि का इस्तेमाल होता है, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। लेकिन ध्यान ये रखना है वो एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। सो सोशियोलॉजी as a general science, not a special science. So dear student, complete this topic today. If you have any question related to this topic, so you can ask me on comment box. आप मुझे वहां लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन विद्यार्थियों के लिए जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।